हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि हिंद चीन का अर्थ क्या है, इसका नामकरण हिंद चीन ही क्यों रख पड़ा, मतलब इसका नाम हिंद चीन ही क्यों रखा गया। फिर इसके बाद हम बताए थे कि हिंद चीन में कौन कौन से व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ था। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार के बारे में। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का कैसे प्रसार हुआ, यानी हिंद चीन में फ्रांस के जो निवासी थे वो पूरी तरीके से कैसे फैल गए, इसको हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ। हिंद चीन में सबसे पहले पुर्तगाली आए, यानी पुर्तगाल की कंपनी आई। फिर इसके बाद हिंद चीन में डच कंपनी आई। फिर हिंद चीन में ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ और फिर हिंद चीन में अब फ्रांसीसी कंपनी का आगमन हुआ। लेकिन इसमें से कोई भी निवासी जो थे, किसी भी देश के निवासी, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश नहीं किए, यानी इसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश नहीं किए। लेकिन ये जो फ्रांसीसी कंपनी का जब हिंद चीन में आगमन हुआ, तो ये जब पहली बार हिंद चीन में फ्रांसीसी कंपनी आई, उस समय ही फ्रांसीसी व्यक्ति जो है हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर भाई ये बाकी सारे कंपनियों का, बाकी सारे देशों का हिंद चीन के प्रति कोई रुझान नहीं था कि उसको अपना उपनिवेश बनाया जाए। आखिर फ्रांसीसी क्यों उसके प्रति प्रेरित हुए कि भाई इसको अपना उपनिवेश बनाया जाए, इसका क्या कारण था। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि अब हिंद चीन की अगर हम बात करें तो हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के क्या उद्देश्य थे, ये हम लोग जानेंगे। यानी फ्रांसीसियों ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास किया। तो फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाए जाने का कौन कौन से उद्देश्य थे, इसी को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, इसके बहुत सारे उद्देश्य थे, जिसमें 3 प्रमुख है। पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य ये था कि अब हम लोग को पता है कि ये ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में स्थापित हुई थी। 1600 ईस्वी में ही अंग्रेजों की कंपनी भारत में स्थापित हो गया था और भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी भी भारत और आसपास के जो पड़ोसी देश थे वहां पे स्थापित हो चुकी थी। और ये सारे जो कंपनियां हैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे थे। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी भी चाहता था कि ब्रिटिश कंपनी जितना विकास किया है दूसरे देशों से व्यापार करने के मामले में, डच कंपनी जितना विकास किया है उसका कंपटीशन हम भी कर सके, यानी उतना डेवलपमेंट हम भी कर सके। और इसके लिए एक उचित जगह का तलाश था और यही रीजन है। और ये मतलब फ्रांस वालों को हिंद चीन जो है एक उचित जगह लगा, मतलब एक ऐसे जगह के रूप में हिंद चीन को फ्रांसीसियों ने देखा जहां खड़ा होकर, जहां से रहकर और वे लोग डच और ब्रिटिश कंपनियों के प्रतिस्पर्धा की सामना कर सकते थे। यानी सबसे पहला रीजन था कि हिंद चीन वाले अब ब्रिटिश और डच कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहते थे। डच कंपनियों के प्रतिस्पर्धा की सामना करना चाहते थे, ठीक है। इस उद्देश्य से हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाए, क्योंकि वो उचित जगह लगा जहां से रहकर वे भारत के तरफ भी या आसपास के क्षेत्रों में ध्यान दे सकते थे और अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत कर सकते थे। दूसरा कारण क्या था? आप खुद से सोचिए कि एक दौर था औद्योगिकरण का। हालांकि औद्योगिकरण का शुरुआत वैसे ब्रिटेन से हुआ, यानी औद्योगिकरण की शुरुआत तो इंग्लैंड से हुआ 1750 ईस्वी के बाद। और इसके बाद क्या हुआ कि कल कारखानों में बड़े बड़े मशीनों का, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ, जिसकी सहायता से अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाना शुरू हुआ। और जब बहुत ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होना शुरू हुआ तो उसके लिए देखिए जरूरी क्या था, 2 चीज़ें जरूरी थी। अब सोचिए कि जहाँ पे मतलब अपने हाथों का प्रयोग करके, केवल अपने मेहनत का प्रयोग करके पहले जब कल कारखानों में वस्तुएं बनाई जाती थी तो एक दिन में जहाँ 2 वस्तुएं बनती थी, अब एक दिन में मशीनों की सहायता से 2 के जगह पे 20, 40, 50 ऐसे वस्तुओं का निर्माण होना, यानी 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना वस्तुओं का निर्माण किया जाना जो है शुरू हुआ। तो सोचिए, उतना वस्तु बनाने के लिए अब उतना कच्चा माल भी चाहिए
और दूसरी चीज कि उतना वस्तु कल कारखानों में तैयार हो गया तो उतने वस्तुओं को हमें बेचना भी पड़ेगा, तो अपने देश में उसका खपत नहीं हो सकता, उसको बेचने के लिए किसी दूसरे देश के बाजार में ले जाना पड़ेगा। तो ये दो चीज जरूरी हुआ, एक कि भाई कच्चा माल हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए जो हमें दूसरे देश से मिलेगा, और दूसरी चीज कि हमें बाजार की आवश्यकता है जो दूसरे देश के बाजार का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दूसरा उद्देश्य था कि अब उद्योगों के लिए, मतलब उद्योगों का बढ़िया से विकास करने के लिए, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल की जरूरत होता है उस आवश्यकता की भी पूर्ति अब जो है हिंद चीन से हो जाएगा, यानी हिंद चीन से कच्चा माल भी आसानी से फ्रांसीसी खरीद लेंगे, और जो फ्रांस में अब जो तैयार हुआ है, जो प्रोडक्ट तैयार किया गया, जो प्रोडक्ट बनाया गया है, उसको हिंद चीन के बाजार में बेचा भी जा सकता है, हिंद चीन के बाजार में उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये भी एक पर्पस था, ठीक है, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया जाने का। और एक और उद्देश्य, देखिए हिंद चीन जो था ना वो काफी पिछड़ा देश था, बहुत मतलब एक असभ्य टाइप का देश था, वहां के लोगों में राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी थोड़ा सा भी नहीं था, वो लोग काफी पिछड़े हुए थे, बहुत मतलब सिविलाइज्ड थोड़ा सा भी वो सब नहीं थे। और ऐसा माना जाता है कि जो पिछड़े देश होते हैं, जो कम विकसित देश होते हैं, पिछड़े देशों को विकसित और सभ्य बनाना, विकसित और सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय देशों का स्वघोषित दायित्व माना जाता है। विकसित यूरोपीय देशों का, विकसित यूरोपीय देशों का ये जो है स्वघोषित दायित्व माना जाता है। मतलब ये हुआ कि जितने सारे यूरोप के कंट्री थे जो थोड़ा विकसित अवस्था में थे, उन सारे विकसित यूरोपीय देशों का यह स्वघोषित, यानी अपने आप से इस बात की घोषणा कर लिए थे कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया के कोई भी देश जो पिछड़ा है, जो असभ्य है, उसको विकसित बनाया जाए, उसको सभ्य बनाया जाए। ऐसा इन लोग का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिम्मेदारी था, ऐसे ये लोग मानते थे। तो ये भी उद्देश्य था कि अगर इसको अपना उपनिवेश बनाए, यहाँ कुछ दिनों तक राज करें, तो यह देश सभ्य बनेगा, इस देश में भी थोड़ा बहुत विकास जरूर हो जाएगा। तो ये सारा मकसद था हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का। अब देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी कैसे धीरे धीरे फैलते गए। तो देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसियों का प्रसार कैसे हुआ, इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि भाई हिंद चीन में जब फ्रांसीसी सब आए तो समुद्री मार्ग से आए, बिकॉज उस समय हवाई मार्ग तो था नहीं, तो अब समुद्री मार्ग से आए तो सबसे पहले बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। तो अब ये लोग क्या किए कि जब हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले बंदरगाहों और जो बड़े बड़े वहां के नगर थे हिंद चीन के, बंदरगाहों और नगरों में प्रारंभिक शोषण का काम ये लोग शुरू किया। यानी सबसे पहले, यानी शुरुआत के दिनों में ये लोग अत्याचार करना, शोषण करने का काम, हिंद चीन के लोगों पर अत्याचार करना, यानी उन लोग का शोषण करना, वो काम जो है बंदरगाहों और नगरों से ही ये लोग शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही लोग का एंट्री हुआ, ये लोग हिंद चीन के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बंदरगाहों और नगरों से आगे बढ़कर ये ग्रामीण इलाकों में भी प्रवेश कर गए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी, गांव के इलाकों में भी ये लोग एंट्री मार दिए, गांव में भी ये प्रवेश करने लगे और वहां के लोगों का भी शोषण करना शुरू किए। ये लोग करते क्या थे कि गांव या नगर कोई भी कहीं के भी लोग हो, वहां ये लोग एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर, यह एक विशेष प्रकार की व्यवस्था थी जिसका नाम था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर ये लोग अब नगरों और गांवों के लोगों से काम करवाया करते थे। सामान्यतः जो मतलब हिंद चीन के किसान और जो मजदूर वर्ग के लोग थे, इनसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम करवाया जाता था। अब ये कैसी व्यवस्था, आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछेगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो देखिए ये जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था की हम बात करें तो ये एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। कैसी थी? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि किसानों को और मजदूरों को बंधक बनाकर और उन्हें बंधक बनाकर रखना और बंधक बनाकर उनसे काम करवाना, उनसे मजदूरी करवाना, ताकि, और दूसरी चीज कि ये लोग, इन लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था जिसमें जो मिल के यानी कारखानों के जो मालिक हुआ करते थे, मिल मालिकों को इसमें असीमित अधिकार, यानी मिल मालिकों को बहुत ही ज्यादा
अनलिमिटेड उन लोगों को अधिकार दिया जाता था। और ये मिल के मालिक कौन होते थे? तो मिल मालिक जो वही फ्रांस के ही जो रहने वाले लोग थे वही मिल मालिक हुआ करते थे। और हिंद चीन के जो किसान और मजदूर थे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी हिंद चीनियों को, यानी हिंद चीन के जो किसान और मजदूर वर्ग के लोग थे उन्हें इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के द्वारा भी वहां के लोगों का शोषण किया जा रहा था। लेकिन देखिए एक और चीज, एक तरफ अगर देखा जाए तो वहां पे शोषण का काम चल रहा था, यानी किसानों का, मजदूरों का, वहां के आम लोगों को बहुत अत्याचार उन लोगों पे किया जा रहा था। लेकिन दूसरे तरफ हिंद चीन में फ्रांसीसियों के द्वारा कुछ विकास का भी काम हो रहा था। जैसे अब ये लोग हिंद चीनियों के मन में, फ्रांसीसियों के मन में ऐसा बना हुआ था कि हिंद चीन में लंबे समय तक शासन चलाना है, तो अब क्यों ना यहाँ के कृषि की स्थिति को सुधारा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी हो, हमें लाभ हो उससे। तो अब ये लोग क्या करने लगा कि अब कृषि क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करने लगे, यानी कृषि विकास का प्रयास जो है अब इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया। ये कैसे भाई? तो ये लोग क्या करना शुरू किए कि अब सबसे पहली चीज कि जो वहां पे जो जंगल हुआ करता था पहले, वहां जो दलदली भूमि वहां जो हुआ करता था, इन जंगलों को, दलदली भूमि को कृषि भूमि में कन्वर्ट करना ये लोग शुरू किए। तो देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई आप कृषि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह क्रिएट कर रहे हो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो सकता है। ये हिंद चीन के लिए भी अच्छा था, लेकिन जंगलों की कटाई किया जाए, सारे वनों को काटा जाए, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन फाइनली कृषि भूमि का विकास इसलिए किया जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन हो सके। साथ ही साथ यहाँ नहरों का काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया ताकि मतलब सिंचाई का उत्तम व्यवस्था किया जा सके। यहाँ तक कि जल निकासी का भी प्रबंध किया गया कि अगर खेतों में ज़्यादा पानी लग जाए तो उस जल को आसानी से निकासी किया जा सके ताकि ज़्यादा पानी का भी फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, नहरों का विकास किया गया था ताकि सुखाड़ वगैरह आए तो वहाँ से नहरों के माध्यम से सिंचाई का काम कर लिया जाए। तो इन सारे क्षेत्रों में मतलब कृषि के क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास किया गया कि एक समय आया लगभग 1932 के आसपास तक जाते जाते, 1932 के आसपास तक जाते जाते वियतनाम जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। यानी चावल को एक्सपोर्ट करने में, चावल दूसरे देश में भेजने में, दूसरे देश में बेचने में ये दुनिया का मतलब दुनिया के टॉप 5 देश में इसका नाम आ गया वियतनाम का 1932 ईस्वी में ही। ठीक है, मतलब ये सारा प्रयास था फ्रांसीसियों का, कृषि क्षेत्र में इतना ज़्यादा विकास ये सब किया था। तो देखिए एक तरफ ये शोषण का भी काम चल रहा था, दूसरे तरफ अब कृषि क्षेत्र में या अलग अलग और भी बहुत सारे क्षेत्रों में विकास के कार्य ये लोग स्टार्ट किए थे और इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा था। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भाई जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा का प्रश्न है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कंडीशन था इसको समझिए। तो देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो अब शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंद चीन में फ्रांसीसी क्या व्यवस्था किए। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई जब फ्रांसीसियों का आगमन हिंद चीन में नहीं हुआ था उस समय जो हिंद चीन के छात्र हुआ करते थे, हिंद चीन के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वहाँ के स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी वहाँ का जो अपना हिंद चीन का जो अपना लैंग्वेज था उस भाषा में ये लोग शिक्षा प्राप्त करते थे और वहाँ का स्थानीय भाषा चीनी भाषा ही था। यानी चाइनीज जो भाषा होता है ना, चीन में जो भाषा बोला जाता है आंग पुंग फांग फुंग चांग चुंग, वो सारी भाषा जो था वहीं हिंद चीन की अपनी मतलब स्थानीय भाषा थी और इसी भाषा में वहाँ के लोग जो है अब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्रांसीसियों का आगमन हुआ ये लोग अब स्थानीय भाषा के जगह पर फ्रेंच भाषा में यानी फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा देना शुरू किए। फ्रांसीसी भाषा में लोगों को शिक्षा देना शुरू किए क्योंकि फ्रांस में सारे क्षेत्रों में अपना आधिपत्य रखना चाहते थे, इसलिए ये लोग फ्रेंच भाषा में वहाँ के छात्रों को एजुकेशन देना शुरू किए। अब देखिए अब यहाँ समस्या ये थी कि फिर अब इन लोगों के मन में ये बात आने लगा कि भाई ये जो फ्रेंच भाषा में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, हिंद चीन के लोगों को स्टैंडर्ड एजुकेशन हम लोग जो दे रहे हैं, उस बढ़िया शिक्षा का हिंद चीन के लोगों पर, हिंद चीन के छात्रों पर कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव न पड़ जाए। हिंद चीन के छात्रों पर कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर फ्रेंच भाषा में और अच्छी खासी शिक्षा अगर
हिंद चीन के लोगों को मिले तो हिंद चीन के लोग भी काफ़ी प्रेरित होंगे, उन लोगों के अंदर भी जागरूकता उत्पन्न होगी। फ्रांस की जो भी घटनाएं कम से कम उसको भी जानेंगे। तो फ्रांस में भी पहले इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है, जिसको कोई भी जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा तो उसके अंदर भी प्रेरणा उत्पन्न होगी कि हमारे देश की भी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो देखिए, फ्रांसीसियों को कहीं ना कहीं इस बात का डर बना रहता था कि हम लोग जो फ्रेंच भाषा में ये जो स्टैंडर्ड शिक्षा दे रहे हैं हिंद चीन के लोगों को, कहीं उसका सकारात्मक प्रभाव इन लोगों पर पड़ गया तो फिर अब ये जो हिंद चीनी है ये हम लोग के खिलाफ ही आंदोलन कर देंगे अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। तो फिर हमें इस देश को स्वतंत्र करके और जाना पड़ेगा और एक कीमती उपनिवेश हमारे हाथ से निकल जाएगा। फ्रांसीसियों को इस बात का डर भी था, जिसके कारण अब फ्रांसीसी करते क्या थे। अब देखिए, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बस गए थे, ठीक है, उनको कोलोन के नाम से जाना जाता था। कोलोन का मतलब क्या हुआ? तो कोलोन का मतलब हुआ हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन के नाम से जाना जाता था। तो जो कोलोन के छात्र हुआ करते थे और जो हिंद चीनी छात्र थे, हिंद चीनी जो छात्र थे और जो कोलोन छात्र थे, हिंद चीनी छात्र कहने का मतलब कि जो हिंद चीन से बिलोंग करने वाले हैं, और कोलोन छात्र का मतलब कि जो फ्रांसीसी लोग यहाँ पे बस गए थे उनके बच्चे जो छात्र के रूप में थे। तो कोलोन के छात्र और हिंद चीन के छात्र में जमीन आसमान का फर्क था। कोलोन वाले छात्रों को अच्छे मार्क्स से पास किया जाता था, बल्कि हिंद चीनी छात्रों को सामान्यतः अब विद्यालय के अंतिम वर्ष की जो परीक्षा होती है, यानी स्कूलों के जो लास्ट ईयर का विद्यालय के अंतिम साल की जो परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जनरली हिंद चीनी छात्रों को फेल कर दिया जाता था। हिंद चीनी छात्रों को उसमें फेल कर दिया जाता था। और अगर बाई चांस कोई हिंद चीनी छात्र अगर सफल हो भी जाते थे तो अच्छे पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती थी। वहाँ पे कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करके और अच्छे पदों से उन्हें दूर रखने का ही प्रयास किया जाता था, ताकि हिंद चीन के लोग अपनी पूरी अधिकार को नहीं पहचान पाए। ठीक है, तो ये सारा काम जो है फ्रांसीसियों के द्वारा वहाँ किया जा रहा था। तो इस आधार पर अगर आप सोचें, इस आधार पर अगर आप देखें तो हर एक क्षेत्र में, ठीक है, मतलब हिंद चीन के अंदर हर एक क्षेत्र में फ्रांसीसियों का प्रसार हो गया और देखते ही देखते धीरे धीरे हिंद चीन में फ्रांसीसी पूरी तरीके से फैल गए और हिंद चीन को कंप्लीटली अपना उपनिवेश बना लिए। अब जरूरत क्या है? तो अब जरूरत है हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय होने का, यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद कैसे प्रबल होगा, किन किन व्यक्तियों का उसमें योगदान होगा, किन किन घटनाओं से हिंद चीन के लोग प्रेरित होंगे कि फ्रांसीसियों के खिलाफ आंदोलन किया जाए, फ्रांसीसियों को जल्दी से यहाँ से भगाया जाए और अपने आप के देश को स्वतंत्र किया जाए। ये जरूरी है अब हिंद चीन के लोगों के लिए। तब अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे प्रबल हुई, उसके कौन कौन से कारण थे, इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।